चलें शुरू कर रहे हैं। सर एक मिनट। चैप्टर कंप्लीट करना। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की तरफ आते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है उसमें वो रैंडम सिलेक्शन वाला मामला जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो क्या करते हैं हम, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज़ डिफाइंड एज ए सैम्पलिंग टेक्निक इन विच द रिसर्चर सेलेक्ट्स samples based on subjective judgment of the researcher rather than selection। तो ये सब्जेक्टिव जजमेंट है रिसर्चर की, जिसकी बेसिस के ऊपर वो सैंपल सेलेक्ट करने की कोशिश करता है। उधर क्या होता था, उधर आप कंप्यूटर से डिमांड करते थे, किसी सॉफ्टवेयर से डिमांड करते थे कि रैंडमली कोई नंबर जो है वो ड्रॉ कर दे, सेलेक्ट कर दे और उसकी बेसिस पे आप आगे मामला चलाते थे। लेकिन इधर रिसर्चर की सब्जेक्टिव जजमेंट जो है उस पे ये सारा मामला बेस कर रहा है। इट इज़ लेस stringent method। The sampling method depends heavily on the expertise of the researcher। अब इसमें फिर expertise, experience, exposure of researcher जो है वो मैटर कर रहा है। It is carried out by the observation and researcher use it widely for qualitative research। अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च में डिफरेंस सिंपली ये होता है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप नंबर्स के साथ प्ले कर रहे होते हैं, नंबर्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, नंबर्स के ऊपर कोई टेक्निक अप्लाई करते हैं। जबकि क्वालिटेटिव अप्रोच के अंदर क्या होता है कि आप कन्वर्सेशंस जो हैं, आप सब्जेक्टिविटी जो है उसको देख रहे होते हैं। आप लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं और इंटरव्यूज़ में से कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, कोई थ्योरी जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, जिसके अंदर सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ रिसर्चर यूज़ होती है, वो नॉर्मली क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर इस्तेमाल हो रही होती है। अब आगे हमारे पास इसके कुछ टेक्निक्स हैं। उन टेक्निक्स को हम वन बाय वन करके जो है वो देखते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाती है कोटा सैम्पलिंग। Quota sampling is entirely non-random and it is normally used for interview surveys। जब आपने इंटरव्यू बेस्ड सर्वेज करने होते हैं तो उसके अंदर कोटा सैम्पलिंग जो है वो यूज होती है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट, अच्छा, इट इज बेस्ड सर ऑन, स्लाइड कहाँ चले गई? it is based on the premise that your sample will represent the population as the variability in your sample for various quota variables is the same as that in population। अच्छा, इसमें सिंपली आप proportion sample का जो है वो सेम रखते हो जो proportion आपकी population में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है, उसके स्टूडेंट्स हैं, उसमें मेल फीमेल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और लेट्स से 55% फीमेल हैं और 45% मेल स्टूडेंट्स हैं पूरे कॉलेज के। तो ये है पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कि उसमें 55% फीमेल्स एंड 45% मेल स्टूडेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब आपने अगर उसका सैंपल ड्रॉ करना है तो वो सैंपल जो आप ड्रॉ करोगे वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होगा। मतलब कि अगर लेट से उस आप कॉलेज के 1000 स्टूडेंट हैं, उसका 10% आप सैंपल लेते हो, दैट वुड बी 100 स्टूडेंट्स। तो 100 स्टूडेंट्स जो है उसमें से 55 स्टूडेंट्स फीमेल होंगी और 45 स्टूडेंट्स जो हैं वो मेल होंगे। ये है कोटा सैम्पलिंग कि आप सैंपल एग्जैक्टली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन बनाने की कोशिश करते हो स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। कोटा सैम्पलिंग इज देयरफॉर ए टाइप ऑफ स्ट्रैटिफाइड सैंपल। स्ट्रैटिफाइड सैंपल के अंदर भी तो हम यही कर रहे थे ना कि ग्रुप्स में डिवाइड किया पॉपुलेशन को और उसके बाद उन ग्रुप्स में से सिलेक्शन करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया कोटा सैम्पलिंग। स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस क्या है कि पॉपुलेशन को डिवाइड करते हो इनटू स्पेसिफिक ग्रुप्स, कैलकुलेट ए कोटा फॉर ईच ग्रुप बेस्ड ऑन रेलिवेंट एंड अवेलेबल डाटा। जैसे हमारी पॉपुलेशन थी कॉलेज के तमाम स्टूडेंट्स, उसके अंदर कोटा क्या था कि 55% फीमेल और 45% मेल। गिवन ईच इंटरव्यूअर एन असाइनमेंट विच स्टेट्स द नंबर ऑफ केसेस इन ईच कोटा फ्रॉम विच दे मस्ट कलेक्ट डाटा। उसमें फिर आप जो है वो जो सैंपल आपने 10% 100 स्टूडेंट्स का सिलेक्ट किया, उसमें फिर 55 स्टूडेंट्स आपकी फीमेल और 45 मेल। लेट से 1% जो है वो फीमेल के पास चले जाता है 55, और 1% जो है वो
45 मेल स्टूडेंट्स के पास चले जाता है। देन कंबाइन द डाटा कलेक्टेड बाय इंटरव्यूअर्स टू प्रोवाइड द फुल सैंपल। तो एट द एंड आप दोनों तरफ से रिस्पोंडेंट से कलेक्ट किया हुआ डाटा जो है उसे कंबाइन कर देते हो, तो इसे हम कोटा सैम्पलिंग कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं पर्पसिव सैम्पलिंग की तरफ। Purposive or judgmental sampling enables you to use your judgment to select cases which will best enable you to answer your research questions। ठीक है, अब इधर फिर अगेन रिसर्चर की जजमेंट की बात हो रही है कि आपने सैम्पलिंग जो करनी है वो रिसर्चर की जजमेंट पे डिपेंडेंट है एंड टू मीट योर ऑब्जेक्टिव्स, और आपकी रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है उन पे डिपेंडेंट है। दिस फॉर्म ऑफ सैंपल इज ऑफन यूज्ड व्हेन वर्किंग विद वेरी स्मॉल सैंपल्स such as in case research and when you wish to select cases that are particularly informative। ठीक है, जब आपका सैंपल साइज छोटा होता है या आप जो है वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना चाह रहे होते हैं या लोग जो हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, तो आप पर्पोजिव सैम्पलिंग जो है वो करते हैं। पर्पोजिव सैम्पलिंग कैन आल्सो बी यूज्ड बाय रिसर्चर्स अडैप्टिंग द ग्राउंडेड थ्योरी स्ट्रैटेजी। इसको फिलहाल इग्नोर करें, ये डिटेल्स है थोड़ी सी। फॉर सच रिसर्च फाइंडिंग्स फ्रॉम डाटा कलेक्टेड फ्रॉम योर इनिशियल सैंपल इन्फॉर्म द वे यू एक्सटेंड योर सैंपल इनटू सब्सिक्वेंट केसेस। अच्छा, कुछ सिनेरियोज में ये भी होता है कि आप इंटरव्यूज करते हैं पर्पसिव सैम्पलिंग के अंदर, जो लोग आप समझते हैं कि उनके पास इंफॉर्मेशन है उनसे इंटरव्यू करते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपको सैंपल के अंदर कुछ और लोग भी इंक्लूड करने की ज़रूरत है जो कि आपके पहले सैंपल के अंदर से आपको समझ आती है कि सैंपल एक्सटेंड करने की जरूरत है। Such samples, however, cannot be considered to be statistically सर आपकी आवाज नहीं आ रही। कब से? सो जी, पर्पसिव सैम्पलिंग जो है वो डिपेंड करती है रिसर्चर की जजमेंट के ऊपर। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि आप ये तब करते हैं जब आपका सैंपल साइज बड़ा छोटा होता है या जिसमें आप समझते हैं कि कुछ लोगों के पास इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो उन लोगों से आपको कांटेक्ट कर लेना चाहिए और उनसे इंटरव्यू कर लेना चाहिए। तो वो, और सम टाइम क्या होता है कि आप उन लोगों से जब इंटरव्यू करते हैं तो आपको फिर कुछ और एरियाज आइडेंटिफाई होते हैं जिनको आपको अपने सैंपल में इंक्लूड करना चाहिए। ये है पर्पसिव सैम्पलिंग, और इसकी एग्जांपल इधर नीचे हमारे पास अवेलेबल है। ए रिसर्चर वांट टू गेट ओपिनियन फ्रॉम नॉन वर्किंग मदर्स। ठीक है, नहीं ये एग्जांपल इतनी अच्छी नहीं है, ये सेकंड एग्जांपल जो है वो ज़्यादा बेहतर है, क्लियर है। ये एग्जांपल सिंपली क्या कह रही है कि लेट्स से आप रिसर्च कर रहे हैं वर्क प्लेस पैकेजेस की, हेल्थ पैकेजेस जिसमें डेंटल बेनिफिट्स जो है वो इंक्लूडेड है। आप ऐसे लोगों से इंटरव्यू करना चाहते हैं कि जो जॉब्स कर रहे हैं और जॉब्स के साथ उनकी कंपनी जो है उनको डेंटल बेनिफिट्स जो है वो उनके सैलरी पैकेज के अंदर, वर्क प्लेस पैकेज के अंदर प्रोवाइड कर रही है। तो उसके लिए फिर बेहतरीन मामला क्या है कि आप ऐसे लोग जो है वो देखेंगे जो जॉब्स कर रहे हैं। ओबियसली आप अनएम्प्लॉयड लोगों के पास नहीं जाएंगे इंटरव्यू करने के लिए, ये नॉलेज लेने के लिए। और उसके बाद फिर सेकेंडली आप स्पेसिफिकली उन एम्प्लॉयड लोगों के पास जाके इंटरव्यू करेंगे जो लोग स्पेसिफिकली ऐसी कंपनीज में काम कर रहे हैं जिनकी कंपनीज जो हैं उन्होंने डेंटल बेनिफिट्स को हेल्थ पैकेज और वर्क प्लेस और उनकी सैलरी पैकेज के अंदर इंक्लूड किया हुआ। ठीक है, तो ये है पर्पसिव सैम्पलिंग कि आपकी स्टडी का पर्पस जो है वो डिफाइन कर रहा है कि आपका सैंपल क्या होगा। तो इसे हम पर्पसिव सैम्पलिंग जो है वो कहते हैं। उसके बाद आ गया एक्सट्रीम केस और डेविएंट सैम्पलिंग। एक्सट्रीम केस क्या है? एक्सट्रीम केस क्या है कि मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट इन इन एनी सैंपल। ठीक है, उसको आप एक्सट्रीम केस कहते हैं। तो समटाइम्स हमारी स्टडी का पर्पस कुछ इस तरह से होता है कि आप कोई एक्सट्रीम पॉइंट जो है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो और उन एक्सट्रीम पॉइंट से कुछ सीखना चाहते हो, उनको आप फॉलो करने की कोशिश करते हो या देखते हो। जैसे आप लोगों ने सुना होगा वो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये एक बुक है। ठीक है, ये 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल क्या है कि दुनिया के जो सक्सेसफुल लोग हैं उन लोगों से इंटरव्यूज करके
तो कुछ डाटा इकट्ठा करके उस डाटा में से कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ किए हुए हैं, कुछ रूल्स डिफाइन करने की कोशिश की है। तो ये जो रूल्स डिफाइन करने की कोशिश की है, ये हमें एक्सट्रीम लोगों से चाहिए थे, आम लोगों से हमें प्रिंसिपल्स नहीं चाहिए क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं है। तो हमें एक्सट्रीम केसेस चाहिए थे पॉपुलेशन में से, ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली हमें एक्सट्रीम केसेस चाहिए थे। उन एक्सट्रीम केसेस से इंटरव्यूज़ किए और उनसे हमने कुछ नॉलेज लिया, उस नॉलेज में से हमने कुछ प्रिंसिपल्स एक्सट्रैक्ट किए, कुछ हैबिट्स, 7 हैबिट्स हमने एक्सट्रैक्ट किए और उनको बताया कि जी ये 7 हैबिट्स जो हैं ये सक्सेसफुल लोगों के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्पस होता है एक्सट्रीम केस या डेविएंट सैम्पलिंग का। Extreme case or deviant sampling focuses on unusual or special cases on the basis that the data collected about these unusual or extreme outcomes will enable you to learn the most and to answer your research questions and to meet your objectives more effectively. This is often based on the premise that findings from extreme cases will be relevant in understanding or explaining more typical cases. ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल्स हमने सक्सेस के लिए ड्रॉ करने थे, उसके लिए आपने मोस्ट सक्सेसफुल पीपल ऑफ द वर्ल्ड जो है उनके इंटरव्यूज किए और इन इंटरव्यू से कुछ आपने हैबिट्स देखी, उनकी हैबिट्स ऑब्जर्व की और जो कॉमन हैबिट्स थी 7 वो आपने एक बुक की फॉर्म में जो है वो दे दी, ताकि पब्लिक में से अगर कोई पर्सन जो है वो सक्सेसफुल बनना चाहता है तो वो उन हैबिट्स को अडाप्ट करे और वो सक्सेसफुल पर्सन जो है उसकी तरह से अपनी लाइफ गुजार सकता है। तो ये एक्सट्रीम केस सैम्पलिंग का पर्पस होता है और ऐसे एक्सट्रीम केस सैम्पलिंग हम करते हैं। इसके एग्जांपल एक और भी है कि लेट्स से अब यूएस की इकोनॉमी के अंदर जो है वो टॉप वो एक लिस्ट बनती है फॉर्च्यून 500 लिस्ट। ठीक है, अब फॉर्च्यून 500 दुनिया की टॉप 500 कंपनीज हैं और आप उनको अगर स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये एक्सट्रीम केस स्टडी होगी। ठीक हो गया। सो आपकी पर्पस ऑफ स्टडी जो है उस पर ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप एक्सट्रीम केस जो है वो क्यों लेना चाह रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट में टेक्निक है हेट्रोजीनियस और मैक्सिमम वेरिएशन सैम्पलिंग। हेट्रोजीनियस होता है जो डिफरेंट फीचर्स होते हैं जिन चीज़ों में। सो आप डिफरेंस जो है, आप डाइवर्सिटी जो है उसकी बेसिस के ऊपर अगर कुछ स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे वर्क प्लेस डाइवर्सिटी एक टॉपिक है जो यूज़ होता है हमारी रिसर्च में कि वर्क प्लेस डाइवर्सिटी का फर्म की परफॉर्मेंस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो ये इस तरह से भी हम सैंपल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप लेट्स से यूएई की अगर बात करें तो यूएई की जो इकोनॉमी है उसके अंदर डाइवर्सिटी ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बेसिस के ऊपर वो ग्रो कर रहे हैं, वो सस्टेन कर रहे हैं और वो मज़ीद डेवलपमेंट जो है वो अपनी इकोनॉमी के अंदर लेके आ रहे हैं। तो उस डाइवर्सिटी को अगर आप अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं और उसके बेनिफिट्स देखना चाह रहे हैं तो देन आप फिर इस तरह का सैंपल जो है वो लेंगे जिसके अंदर हेट्रोजीनियस डिफरेंट फीचर्स वाले लोग होंगे। इंस्टेड ऑफ सीकिंग रिप्रेजेंटेटिवनेस through equal probabilities, maximum variation sampling seeks it by including a wide range of extremes. अब हेट्रोजीनियस या मैक्सिमम वेरिएशन सैम्पलिंग के अंदर फिर आप रिप्रेजेंटेटिव सैंपल की तरफ नहीं जाते, आप वेरिएशंस जो हैं पॉपुलेशन के अंदर उनको स्टडी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। द प्रिंसिपल इज दैट इफ यू डेलिबरेटली ट्राई टू इंटरव्यू ए वेरी डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ पीपल, देयर एग्रीगेट आंसर्स कैन बी क्लोज टू होल पॉपुलेशंस। अब इसमें वो प्रीमाइज हमने ये बनाई होती है कि हमने आर्गुमेंट ये बिल्डअप किया होता है कि आप डिफरेंट लोगों के ओपिनियन को, जितने डिफरेंट लोगों के ओपिनियन को आप कलेक्ट करेंगे तो आपको पॉपुलेशन के करीब जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सैंपल से। तो बेसिकली तो हम सैंपल से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं ना और पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जितनी एक्सट्रीम्स, जितनी वेरिएशंस सैंपल में से लेंगे उतना ही आप पॉपुलेशन के रिजल्ट्स के करीब तरीन पहुंच जाएंगे। दिस इज हेट्रोजीनियस और मैक्सिमम वेरिएशन सैम्पलिंग। ये एग्जांपल्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा। होमोजीनियस सैम्पलिंग आ गया। होमोजीनियस सैम्पलिंग क्या है? इन डायरेक्ट contrast to heterogeneous sampling, homogeneous sampling focuses on one particular subgroup
अब वो ये बिल्कुल अपोजिट है पिछले से, और इसके अंदर आप कॉमनैलिटीज़ की बेसिस के ऊपर जो है वो सैंपल सेलेक्ट करते हैं, इन विच ऑल द सैंपल मेंबर्स आर सिमिलर, दिस एनेबल्स यू टू स्टडी द ग्रुप इन ग्रेट डेप्थ। अब इसमें लेट्स से आप स्टडी करना चाह रहे हैं यूएई की इकोनॉमी के अंदर इंडियन पीपल, इंडियन एम्प्लॉयज़ जो है उनका क्या बिहेवियर है वर्क प्लेस के ऊपर, ठीक है। तो आप एक ग्रुप कॉमन सिमिलैरिटी क्या है, ऑल इंडियन नेशनल्स जो है उनसे आप इंटरव्यूज करते हैं, उनको स्टडी करते हैं। या लेट्स से आप ये देखना चाह रहे हैं कि इंडियन बॉसेस इन यूएई फर्म्स, उनका बिहेवियर जो है, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। तो वो कॉमन फीचर क्या है, इंडियन नेशनैलिटी, और उनके जो नेशनल्स हैं वो यूएई फर्म्स के अंदर जो सीईओज की सीट्स पे हैं, उनकी वजह से क्या कंपनी की फर्म परफॉर्मेंस बेहतर हुई है कि नहीं हुई। तो इस बेसिस के ऊपर फिर आप जो सैम्पलिंग करेंगे दैट वुड बी होमोजीनियस सैम्पलिंग। Homogeneous sampling is used when the goal of research is to understand and describe a particular group in depth। जब आप in depth स्टडी करना चाह रहे हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप को, तो उस वक्त आप होमोजीनियस सैम्पलिंग जो है वो करने की कोशिश करते हैं। देन उसके बाद आ गया स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या है? स्नोबॉल सैम्पलिंग इज कॉमनली यूज व्हेन इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई मेंबर्स ऑफ डिजायर्ड पॉपुलेशन। जब किसी डिजायर्ड पॉपुलेशन के मेंबर्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल आप जो एडिक्टेड पर्सन हैं उनको स्टडी करना चाह रहे हैं लेट्स से, और एडिक्टेड पर्सन जो कि कोई स्पेसिफिक एडिक्शन है जिनको, फॉर एग्जांपल आप अगर जो लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं उनके एडिक्टेड पर्सन्स जो है उनको स्टडी करना चाह रहे हैं, तो उन लोगों को आइडेंटिफाई करना ज़रा डिफ़िकल्ट होगा सोसाइटी के अंदर। कोई बंदा अगर ड्रिंक करता भी है तो उसे पूछेंगे इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, और या वैसे आप उससे पूछते हैं तो वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देगा नो आई डोंट ड्रिंक, लेकिन वो ड्रिंकिंग करता है। ठीक हो गया। तो ये स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है उस वक्त यूज़ होती है जब इस तरह का सिनेरियो क्रिएट होता है। तो फिर उसमें आप क्या करते हैं, आप एक पर्सन आइडेंटिफाई करते हैं, उसके पास जाते हैं, उसका इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू करने के बाद उस बंदे को रिक्वेस्ट करते हैं कि यार अपनी तरह के मुझे 2-3 और रिस्पोंडेंट्स जो है उनके मतलब भी बता दो, मैं उनसे भी फर्दर जो है वो ये इंटरव्यू करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वो पर्सन आपको अपनी तरह के कुछ और ड्रिंकर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई कर देगा। ठीक है, और आप उनके पास जाएंगे और उनके पास जाके फिर उनसे फर्दर आगे उनके जानने वाले जो हैं लोग जो है उनको आइडेंटिफाई करवाओगे और उनसे इंटरव्यू करोगे। ये इस तरह से स्नोबॉल सैम्पलिंग हम करते हैं, और उसका पर्पज़ ये होता है कि जो सैंपल इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं होता उस सैंपल को उस सैंपल से डाटा कलेक्ट करने के लिए आप स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक जो है उसे अप्लाई करते हैं। Self-selecting sampling. It occurs when you allow each case, usually individuals, to identify their desire to take part in the research you try to do। ठीक है, तो इसमें सिंपली ये जैसे अभी ये कोरोना की रिसर्च जो है इसके अंदर क्या हुआ था कि कंपनीज जो हैं उन्होंने वॉलंटियर्स डिमांड किए थे, या उन्होंने ये कहा था कि हम आपको पे करेंगे अगर आप हमारी रिसर्च के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, हम आपको वैक्सीनेट करेंगे एंड देन वी ऑब्जर्व कि आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या आता है। तो उन्होंने पब्लिसाइज किया, पब्लिसाइज करने के बाद लोग जो हैं कुछ आए, इधर वॉलंटियर्स, इधर कुछ जो है वो उन्होंने पेमेंट्स ली और अपने आप को प्रेजेंट किया। तो ये है सेल्फ सेलेक्टिंग सैंपल्स के लोग खुद से अपने आप को एज ए सैंपल आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं और आप उनसे इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, या उनके ऊपर कोई ड्रग जो है उसे अप्लाई कर रहे हैं, या आप उनके बिहेवियर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके हैबिट्स जो है उनके पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो ये है सेल्फ सेलेक्टिंग सैम्पलिंग। उसके बाद आ गया कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो है दैट इज सिंपली कि आपको जो कन्वीनियंट हो, जैसे आपको कन्वीनियंट हो आप अपना सैंपल जो है उसे सेलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल कन्वीनियंट सैम्पलिंग सिंपली ये है कि आपको
आप एक स्टडी करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, तो उसमें स्टूडेंट्स रैंडमली सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो यूनिवर्सिटी में जाएं और यूनिवर्सिटी में जाके जो स्टूडेंट आपको नज़र आ जाए सामने, उसको पकड़ें, उसको रिक्वेस्ट करें, अपना क्वेश्चनियर दें, वो क्वेश्चन फिलअप कर दे या उसको इंटरव्यू करें। दिस इज़ कन्वीनियंट सैम्पलिंग। सो ये हमारी सैम्पलिंग टेक्निक्स जो है वो इधर कंप्लीट हो गई। ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स जो है वो हम देख रहे थे। सो हमारी जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो कोटा सैम्पलिंग से शुरू हुई थी, देन पर्पसिव सैम्पलिंग, देन एक्सट्रीम केस, उसके बाद हेट्रोजीनियस, उसके बाद होमोजीनियस, उसके बाद क्रिटिकल केस सैम्पलिंग, ठीक है, देन स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड सेल्फ सेलेक्टिंग सैम्पलिंग and then convenience sampling. So these are all were non-probability sampling techniques.